हाँ नमस्कार बेटा। देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको जो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण इसके बारे में समझाया था और मैंने आपको यानी दो कहानियों के माध्यम से भी ये जानकारी उपलब्ध कराई कि मानव कैसे प्रकृति के साथ में एकाकार हो जाता है, जिसे मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। क्योंकि उस समय मानव के पास तकनीकी ज्ञान यानी प्रौद्योगिकी जो विकास है वो बेहतर नहीं था, नगण्य था उस समय। इस कारण से जैसा प्रकृति चाहती थी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मनुष्य ढाल लेता था, यानी सब कुछ प्रकृति ही प्रभावशाली थी। यानी जो कुछ है वो प्रकृति है, भगवान के रूप में प्रकृति, माता के रूप में प्रकृति। तो लोग प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे, प्रकृति को ही यानी सभी प्रकार का वरदान के रूप में समझा जाता। जैसा प्रकृति चाहती थी भाई प्रकृति का प्रकोप है, झेलना पड़ेगा, प्रकृति जैसा करेगी वैसा हम भोगेंगे, ऐसा पहले के लोग मानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण प्रकृति को मानव ने क्या है धीरे धीरे बस में कर लिया है। फिर भी अगर आप प्रकृति को ज़्यादा दोहन करोगे, ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, जो आप भुगत रहे हैं। ऑक्सीजन कमी आ रही है कोविड-19 में, अनेक प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, कैंसर है और अन्य जैसी घातक बीमारियां हैं, आँखों संबंधी बीमारी हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों के हैं, और अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो प्रकृति को यानी छेड़छाड़ करने के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वेदा नाम का व्यक्ति था, कौन? वेदा नाम का व्यक्ति। वेदा नाम का जो व्यक्ति है वो कैसे यानी प्रकृति के साथ में अपना समायोजन कर लेता है, उसके परिवार के लोग भी कैसे समायोजन कर रहे हैं, सब कुछ उनको जो प्राप्त हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है वो प्रकृति से हो रहा है और बाहरी लोगों से वो क्या है अदृश्य हो जाते हैं, छुप जाते हैं, वृक्षों के वितानों के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और जो भी प्रकृति से अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त करते हैं तो प्रकृति की पूजा करते हैं। उस समय उनके द्वारा, बुजुर्गों द्वारा बताए गए जो मंत्र हैं उनका वो स्मरण करते हैं। ऐसे ही फिर टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है। टेक्नोलॉजी विकसित होने के कारण ही यानी जो कैरी नामक जो महिला है वो ट्रॉन्डहाइम शहर की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? ट्रॉन्डहाइम। ट्रॉन्डहाइम, ट्रॉन्डहाइम जो शहर है यह इंग्लैंड का, ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है और ट्रॉन्डहाइम का ये अर्थ क्या होता है? प्रचंड पवने और भारी हिम, यानी तीव्र पवने और भारी हिम। जिन क्षेत्रों में तीव्र पवने चलती हैं, भयंकर पवने चलती हैं और अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है तो उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? ट्रॉन्डहाइम। उसे ट्रॉन्डहाइम के नाम से जाना जाता है। और कैरी नामक जो महिला है, कौन सी? कैरी। ये खाने वाली कैरी नहीं है, सब्जी में अचार में कैरी लें काम, यह एक महिला का नाम है, इंग्लैंड की महिला का नाम क्या? कैरी। तो कैरी नामक जो महिला है वो किस प्रकार से यानी कठोर जो वातावरण है उसमें भी अपने आप को समाहित कर लेती है। अब यह समायोजन कैसे हुआ है? प्रौद्योगिक तकनीकी की सहायता से यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से। उसका जो कार्यालय है गुंबद नुमा है और उसके चारों तरफ कांचों से वो मंडित है, कांचों से निर्मित है वो गुंबदनुमा जो कार्यालय। उसके पास विशेष प्रकार की कार है जो उसकी हेडलाइटें भी बहुत तीव्र से उजाला करती हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में अत्यधिक क्या है प्रचंड पवनें चलती हैं, अंधेरा सा रहता है, अधिक बर्फ पड़ती है, उससे सूर्य निकलता नहीं है। तो उसको उजाले रखने के लिए भारी गाड़ी की हेडलाइटें हैं, विशेष प्रकार के उसके पास टायर हैं उस गाड़ी के जो धंसते नहीं हैं बर्फ में हैं। और इंटरनेट की सहायता से वो दिल्ली में अपने सहकर्मियों से मुलाकात कर लेती है, मिल लेती है, वार्तालाप कर लेती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ऐसा संभव किसके कारण हुआ है? टेक्नोलॉजी के कारण। क्या पहले का मनुष्य ऐसा कर पाता था? क्या नहीं करता था। पहले के मनुष्य के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। वो अपने आसपास के इलाके में कौन व्यक्ति रह रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं थी।
पहले के व्यक्ति को 5 किलोमीटर दूर कौन रह रहा है उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी हैं, और अब देश दुनिया के बारे में क्या है जानकारी। ग्लोबल वार्मिंग यानी संपूर्ण जो विश्व है एक ग्लोबल गाँव बन गया है। गाँव संपूर्ण जो विश्व है एक ग्लोबल विलेज के रूप में सिमट गया है। मतलब आप इस कमरे में बैठ करके ही संपूर्ण विश्व की क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण विश्व के जो लोगों से रूबरू हो जाते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसा किसके कारण हुआ है? ऐसा संभव किससे हुआ है? टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ है। ऐसा किससे हुआ है संभव? टेक्नोलॉजी के कारण। और जिन क्षेत्रों में अब ये ट्रोंडहाइम शहर है यहाँ पर प्रचंड पवनें चलती हैं। क्या चलती हैं? प्रचंड तो पवनें चले मेरे बेटा, प्रचंड तो पवनें चल रही हैं। प्रचंड क्या चल रही हैं? पवनें। और भारी हिम अत्यधिक क्या पड़ रही है? इन क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है। तो यहाँ पर यानी केला और कीवी तो उगते नहीं है, क्योंकि केला और कीवी कहाँ उगते हैं? केला व कीवी ये कहाँ पर उगते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ से प्राप्त होते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ये तो कैसा क्षेत्र है? शीत प्रदेश में आता है, शीत कटिबंध के अंदर आ रहा है, ये समझ लो आप। शीतोष्ण के अंदर आ रहे हैं ये क्षेत्र। तो अपन का जो यानी अमेरिका है, इंग्लैंड है, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आते हैं। कुछ क्षेत्र शीत के अंदर आ रहे हैं, उत्तरी वाले और भाग हैं उनमें। तो केला और कीवी कहाँ से आते हैं? इनको केला और कीवी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से कहाँ से आ रहा है केला और कीवी मेरे बेटा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से केला और कीवी आती है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो केला कीवी आ रही है वह किसके सहायता से आ रही है? प्लेन की सहायता से। किसकी सहायता से? प्लेन यानी वायुयान की सहायता से। किसकी सहायता से मेरे बेटा? वायुयान की सहायता से जो केला और कीवी उष्णकटिबंधीय देशों से आती है, यानी 1500, 2000, 10,000 किलोमीटर दूर से, यानी 10,000 किलोमीटर दूर से केला और कीवी पहुंच रही है। कहाँ पहुंच रही हैं? इंग्लैंड में। कहाँ पहुंच रही हैं? इंग्लैंड में। अब ऐसा संभव किसके कारण हुआ है? भाई प्लेन नहीं होता तो क्या केला कीवी पहुंच जाते? वहाँ पर नहीं पहुंचते। तो हमने टेक्नोलॉजी का विकास किया, प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास किया, प्लेन बनाया, और प्लेन से हम विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं, वस्तु सामग्री है, एक देश से दूसरे देश में, संपूर्ण विश्व में हम पहुंचा सकते हैं। समझ गए? हमारे पास ऐसे यान है कि 36 घंटे में पूरी दुनिया के क्या लगा देते हैं? चक्कर लगा देते हैं। सुपरसोनिक यान है, जम्बो जेट यान है, बोइंग 747 है, ऐसे और भी अन्य यान हैं जो तीव्रगामी हैं, अधिक भार को ले जाने में क्या है सक्षम है। डबल डेकर यान है। आगे बात समझ में? तो केला और कीवी का आनंद अपनी डेस्क पर केला और कीवी रखती है और उसका आनंद लेती है कौन? कैरी। कौन सी महिला? कैरी नामक महिला। ये कौन है? महिला है मेरे बेटा। कि तम कैरी खावे की जान है, अमचूरी वाली कैरी नहीं है ये महिला है कैरी। क्या है? महिला। तो अपनी डेस्क पर आर्किड रखती है और केला और कीवी का आनंद लेती है ना। और यह बढ़िया खान पीन है इसका, नियमित अपना व्यायाम करती है, अच्छा खान पान है, और एक किलर के रूप में कार्य कर रही है। तो अपनी बढ़िया दिनचर्या के कारण ये 58 साल की है कैरी। इसकी उम्र कितनी है भैया? 58 साल की है। कैरी नामक जो महिला है ना, वो कितने वर्ष की है मेरे बेटा? 58 वर्ष की। कितने वर्ष की है? 58 वर्ष की। लेकिन विश्व के अन्य देशों के रहने वाले लोगों की अपेक्षा ये युवा और बेहतर स्वस्थ दिखाई देती है। यानी 32 या 33 साल के जो लोग हैं दूसरे देशों में, जिनकी उम्र 32-33 साल है, उनसे भी ये युवा दिखती है 58 साल की। कौन? कैरी। जवान दिखती है। क्यों? खान पान रहन सहन कैसा है इसका? बेहतर। ऐसा सब किसके कारण संभव हुआ है? प्रौद्योगिकी के कारण। किसके कारण? प्रौद्योगिकी तकनीकी के कारण ही ऐसा संभव हो पाया है। समझ गए?
यानी 58 वर्षीय जो कैरी है वो अन्य देशों के 32-33 साल के जो लोग हैं उन जैसा वो दिखाई देती है। कौन? कैरी। आधा उम्र हो गई। आप देख लो खान पीन का इतना फर्क पड़ता है कि अगर आप घर में अच्छा खान पान है आपके में, अब देखो भाई बहुत से लोगों के घर में गरीबी है, जिनके घर में बेचारा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो उनको तो खान पान बेहतर कहाँ से मिल जाएगा, दाग बादाम फल फ्रूट कहाँ से मिल जाएंगे बेचारों उनको तो 2 टाइम की भोजन मिल जाए, वो भी बहुत सबसे बड़ी बात है। अब भी वर्तमान में हमारे भारत में तकरीबन 17% बताया गया है गरीबी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 25%, 25-30% है, वो तो डाटा दिए जाते हैं, लेकिन 25 से 30% लोग अब भी गरीबी के अंतर्गत आते हैं, गरीबी के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं। 2 टाइम का भोजन भी उनको नहीं उपलब्ध हो रहा है। आगे बात समझ में। और पाकिस्तान में तो और भी खस्ती हालत है, पाकिस्तान में तो और भी बदतर हालत है। 50% लोग गरीबी के अंदर आते हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अब जिनको यानी 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा है, कैलोरी ऊर्जा के अंतर्गत जैसे 2100 कैलोरी तक कहाँ पर शहर के लोगों को होनी चाहिए और 2400 कैलोरी गांव के लोगों को होनी चाहिए है उपलब्ध। अगर इससे नीचे ये ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, तो वो गरीबी के अंदर आ रहा है। लेकिन गांव वालों को तो 3200 कैलोरी चाहिए कम से कम और शहर वालों को 2800 चाहिए। तो बढ़िया खान पान खाएंगे। आप अपने भारत के राज्यों के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, हरियाणा पंजाब के लोग हैं बेहतर खान पीन करते हैं, संपन्न हैं, भूमि उपजाऊ है, नहरों की सुविधा है, इस कारण से वहाँ के लोग आप हमारी अपेक्षा लंबे ज़्यादा दिखते हैं। वंशानुगत है उनका प्रभाव खान पीन की वजह से ही सुडौल और बलिष्ठ होते हैं, लंबे दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। और आप और हमें खान पीन बढ़िया नहीं है, कदकाठी जब माँ बाप की कदकाठी हल्की है, खान पीन माँ बाप को बेहतर नहीं मिला है, तो बच्चा जो पेट में पल रहा है वो भी कमजोरी जन्म लेगा, उसकी हाइट भी उसी प्रकार से होगी माँ बाप के अकॉर्डिंग ही। तो खान पीन बेहतर होना चाहिए। उसके उपरांत अगर आप अच्छा खान पीन खाते हैं, बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, स्फूर्तिदायक रहेंगे, तो कार्य करने की क्षमता भी आपकी क्या होगी? अच्छी होगी। आप ये देख लो अभिनेताओं को अच्छा खान पीन खाते हैं, टाइम से वर्जिश करते हैं, तो उनकी जो शरीर है उनका बहुत स्वस्थ दिखता है और वो 50 साल के हो जाएं तो 25 साल के से दिखते हैं। और आप और हम हैं 25 साल के, लेकिन देखें कैसे 60 साल के से दिखते हैं। वो सब किसका है? खान पीन का। 58 साल की है लेकिन वो दिखती कैसी है? 30-32 साल की से दिखती है। कौन? कैरी नामक महिला, क्योंकि उसकी दिनचर्या कैसी है? बहुत ही अच्छी है। तो ये सब किसके कारण संभव हो पाया है? प्रौद्योगिक तकनीकी के कारण संभव हो पाया। किसके कारण संभव हो पाया भैया? प्रौद्योगिक तकनीकी के कारण। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति का मानवीकरण। जब मनुष्य के पास प्रौद्योगिक तकनीकी उपलब्ध हो जाती है तो प्रकृति को मनुष्य अपने क्या है? वश में कर लेता है। तो प्रकृति का क्या हो जाता है? मानवीकरण हो जाता है। जैसा मानव चाहता है प्रकृति को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, यानी प्रकृति को अपने अनुसार ही क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। करता है नहीं करता है? देख लो आप, केला की भी खाऊं उग रहे हैं, खाऊं प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनको वो पौष खा रहे हैं ठंडे क्षेत्रों में और प्राप्त खा रहे हैं गर्म क्षेत्रों में। तो ये क्या हो गया? प्रकृति का मानकीकरण हो गया। और मानव का प्रकृतिकरण में क्या होता है? तकनीकी विकास हमारे पास बेहतर नहीं है, प्रौद्योगिक तकनीकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मानव प्रकृति के साथ में क्या हो जाता है? एकाकार हो जाता है, समायोजित हो जाता है। वो कैसा? किसके कारण? जब तकनीकी जो ज्ञान है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण। क्योंकि उस समय जो आर्मिक समय का जो आदि मानव था वो प्रकृति से भयभीत था, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं, जंगली जानवरों से डरने की वजह से वो गुफाओं में या पेड़ों पे निवास करता था। आज का मानव बहुमंजिला इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में 152 मंजिला इमारतों में रह रहे हैं। ये सब किसका परिणाम है? टेक्नोलॉजी का परिणाम है। किसका परिणाम है? टेक्नोलॉजी। 152 मंजिला जो इमारत है वो कहाँ की है? दुबई में बुर्ज खलीफा। दुबई में कौन सी? बुर्ज खलीफा। ऐसे ही टाइप है वो 101 मंजिल की है। अब आगे देखो मेरे बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। तो प्रकृति का
क्या हुआ तब? मानव का प्रकृतिकरण हुआ पहले तो, फिर बाद में तकनीकी के कारण, प्रौद्योगिक तकनीकी के कारण क्या हो गया? प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अब आगे देखो इसमें, देखो जो भी टॉपिक हम आपको समझाएंगे वो आपके बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो लगातार उनको बार बार रिवाज करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो और स्कूल में आकर के गुरुजनों को उनको जांच कराते रहो आप, और लगातार पढ़ते रहो मेरे बेटा। क्योंकि अब ऐसी भूल मत करियो कि यार अब की बार शायद ऐसा हो जाए एग्जाम नहीं लगे और वैसे प्रमोट हो जाए, कत्ते दिमाग में तो निकाल दी यहाँ चीज़ें। क्योंकि बहुत बातें उठी हैं इस रिजल्ट पर, जो कोविड-19 में जो बिना एग्जाम लगे जो रिजल्ट बन के आया ना, तो सरकार घिर रही है इन बातों पे। इस कारण से एग्जाम आगामी सत्र में जरूर लगेगी। कतई न मत सोचो कि एग्जाम नहीं लगे, एग्जाम अवश्य लगेगी मेरे बेटा। इसलिए जम के तैयारी करो। अवैते ही आप पढ़ते रहेंगे तभी आप सफलता अच्छी हासिल करते हैं। 95% 96% तक पहुंच सकते हैं आप। और भैया तब न सोचें 2-3 महीना बचेंगे जब ये तैयारी करें, जब तक आराम कर लें तो आप पिछड़ जाओगे दूसरे बच्चों के अपेक्षा। नवनियतिवाद, कौन सा बाद? नवनियतिवाद। इसे क्या है? इसका नाम अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। इसको आधुनिक निश्चयवाद, इसे आधुनिक आधुनिक निश्चयवाद क्या कहते हैं इसको? आधुनिक निश्चयवाद। फिर वैज्ञानिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद। कौन सा मेरे बेटा? वैज्ञानिक निश्चयवाद। अगला, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। रुको और जाओ निश्चयवाद। देखो आपकी बुक में एक आधे नाम है, लेकिन मेरे द्वारा आपको अनेक नाम बताए जा रहे हैं इस टॉपिक के, इस विचारधारा के। क्योंकि हमारे द्वारा बच्चों को आगे कंपटीशन के हिसाब से भी बताया जाता है। ये नहीं है कि किताब सिर्फ किताब के हिसाब से जो किताब में आवे वही बता दियो, वो काम नहीं है। आपको किताब में जो टॉपिक है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं उनको भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे कमीशन के हिसाब से भी बहुत बेहतर तरीक़ा से यहाँ टॉपिकें समझाए जाएंगे प्रत्येक गुरुजन के द्वारा। आधुनिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद। किसके नाम से? रुको और जाओ निश्चयवाद। और नहीं नितांत पर्यावरण निश्चयवाद और नहीं संभववाद। नहीं नितांत, नहीं नितांत पर्यावरणीय निश्चयवाद। नहीं नितांत पर्यावरणीय निश्चयवाद और नहीं संभववाद और नहीं संभववाद। और नहीं संभववाद। वर्ण
नवनियतिवाद। वर्ण क्या? नवनिश्चयवाद कह सकते हो उसको। वर्ण नव निश्चयवाद। वर्ण क्या? नव निश्चयवाद। अब मेरे बेटा देखो कितने नाम है आगे नवनियतिवाद के। इसके प्रणेता कौन है मेरे बेटा? ग्रिफिथ टेलर। इसके प्रणेता नवनियतिवाद के प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद के प्रणेता कौन है मेरे बहन भैया? इसको ग्रिफिथ टेलर इसके क्या हैं? नवनियतिवाद के क्या हैं मेरे बहन भैया? प्रणेता हैं। ठीक है। अब नवनियतिवाद के अन्य नाम क्या हैं? इसके क्या हैं? अन्य नाम। ये क्या हैं? अन्य नाम है इसके। अन्य नाम। इसको अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अन्य नाम कौन कौन से हैं? आधुनिक निश्चयवाद। एक तो कौन सा है वो? पहला, सब बोलो साथ में एक साथ, आधुनिक निश्चयवाद। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी सब बोलो एक साथ, बोलना पड़ेगा भी है, क्योंकि घर पे भी आप बोल बोल के पढ़ो, अच्छा रहेगा आपको। बोल बोलने से, बोल बोल कर पढ़ने से आपको ध्यान एकाग्र रहेगा और याद भी रहेगा। आधुनिक निश्चयवाद पहला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया मेरे भाइयों? वैज्ञानिक निश्चयवाद। दूसरा कौन सा है? वैज्ञानिक निश्चयवाद हो गया। ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया भैया? रुको और जाओ निश्चयवाद। तीसरा कौन सा होगा बहन भैया? रुको और जाओ निश्चयवाद। तीसरा कौन सा है? रुको और जाओ निश्चयवाद। चौथा कौन सा है? नहीं नितांत पर्यावरणीय निश्चयवाद और नहीं संभववाद, वर्ण नव निश्चयवाद। आगे बात समझ में? कितने हो गए? 4 और एक ही है वो 5 नाम है। एक ही विचारधारा कितने नाम हैं? मुख्य तो नवनियतिवाद है, उसके अन्य नाम कितने हैं? 4। एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करा देता हूँ आपको। जो नवनियतिवाद है इसके अन्य नाम भी हैं, नवनियतिवाद के अन्य नाम भी हैं। अब नवनियतिवाद के अन्य नाम कौन कौन से हैं मेरे बहन भैया? इसको देख लो आप। नवनियतिवाद के जो अन्य नाम हैं उसमें पहला है आधुनिक निश्चयवाद है। कौन सा वाद है? आधुनिक निश्चयवाद। इसको आधुनिक निश्चयवाद के नाम जाना जाता है। दूसरा है वैज्ञानिक निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं इसको। तीसरा क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। चौथा नाम है नहीं नितांत पर्यावरणीय निश्चयवाद और नहीं संभववाद, वर्ण कौन सा? नवनिश्चयवाद। तो मेरे भैया बेटाओ बेटियों, इसमें क्या है कि आपको सीधा ये भी दे दिया जाता है नवनिश्चयवाद को समझाओ। अब तुम सोचेंगे गुरुजी हमारे तो किताब में नवनियतिवाद है। अरे तो हम आपको ये भी तो बता रहे हैं बहन भैया कि इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो आप इन अन्य नामों के द्वारा भी टॉपिक को याद रखना है। एग्जामिनर यही तो घुमाता है आपको। तो नवनियतिवाद का दूसरा नाम क्या है? नवनिश्चयवाद कह सकते हैं इसको। आधुनिक निश्चयवाद भी आ सकता है, वैज्ञानिक निश्चयवाद भी आ सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद भी है। क्योंकि वो ये देखता है कि आपके यानी गुरुजन ने, आपके गुरुजी ने जब जो टॉपिक को समझाया उस समय ये बातें आपको बताई हैं या नहीं बताई हैं, तो ये बातें भी आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है। और इन बातों को हर एक नहीं बताता, सिर्फ नवनियतिवाद वहाँ में जो टॉपिक में है कछुआ बतावे तो है वो टॉपिक है। तो अपन को पूरा टॉपिक क्लियर से समझना है। और उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, उसके प्रणेता है कौन से हैं, उनके बारे में जानना है। तो प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अन्य नाम ये हैं आपके। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद आपके दिमाग में।
अब देखो, ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं, नवनिश्चयवाद के जो प्रणेता हैं वो कौन हैं? ग्रिफिथ टेलर। कौन से विद्वान हैं? ग्रिफिथ टेलर। ये नाम भी पूछ लिएगा आपसे एग्जामिनर। देखो, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, और अब तो एवं वाले क्वेश्चन और आते हैं आपके एग्जाम में, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन के बहुत ज़्यादा आते हैं। इस कारण से प्रत्येक लाइन को आपको ढंग से पढ़ना है। अब इसके प्रणेता कौन है? ये इसके प्रणेता या पिता कह लो या जनक कह लो साहब, ये नवनीतिवाद विचारधारा के। अब ये रहबारे कहाँ के, नो भी पूछ लिया जाता है। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के मेन भैया? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साहब। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीपीय और देश है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक महाद्वीपीय और क्या है? देश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भैया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बहन भैया? ऑस्ट्रेलिया। और इन्होंने जो नवनियतिवाद विचारधारा है कब प्रस्तुत की थी? 1920 में। कब प्रस्तुत की थी? 1920 में इसको प्रस्तुत किया था। किसको? नवनियतिवाद को। किसको बहन भैया? नवनियतिवाद को। आगे बात समझ में, दोबारा सुन लो। जो नवनियतिवाद है इसके प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नवनियतिवाद विचारधारा कब प्रस्तुत की थी? 1920 में। आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में कल समझाएंगे।